हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक से। इससे पहले हम लोग मुगल का पतन देख लिए हैं कि मुगल साम्राज्य किस तरह से बिखर गया। उसके बाद में उत्तर मुगल में छोटे छोटे राजा आते हैं और ये भी ज़्यादा उतना सशक्त राजा है नहीं, तो ये लोग छोटे छोटे राजा हैं, तो ये लोग कुछ कुछ युद्ध लड़ेंगे, कुछ कुछ नीति भी अपनाने की कोशिश करेंगे, बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे। सोचेंगे कि मुगल जो मेरा पीछे जो दादा परदादा शासन लेके आ रहा था, मुगल साम्राज्य को जिस तरह से संभाल रहा था, हम भी उसी तरह से संभालने की कोशिश करेंगे। तो ये सब यही सोचता है कि हम पुराने जैसा करेंगे। तो उसी के चक्कर में लोग कुछ नीति अपनाता है कि पीछे जैसा मुगल जैसा साम्राज्य स्थापित हो जाए, लेकिन कुछ कारणवश ये लोग वैसा फिर साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम नहीं होता है। तो उसी को देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है दोस्त। सारे एग्जाम में पूछा जाता है इससे सवाल। आप रेलवे से लेके आप देख लीजिए, यूपीएससी बीपीएससी सब में एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, जो कुछ कुछ सवाल निकलता है इसमें। उसी को जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उत्तर मुगल काल में कहानी शुरू होता है जब औरंगजेब का मृत्यु होता है। तब आपको पता होगा कि 1707 ईस्वी में जो मेन रूप से मुख्य रूप से जो मुगल का सत्ता चला आ रहा था, उसमें से औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाता है। और जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद में औरंगजेब का 3 बेटा रहता है दोस्त। 3 बेटा रहता है। एक का नाम रहता है मुअज्जम, जो काबुल का गवर्नर था, और एक का नाम रहता है कामबख्श, दक्कन का जो गवर्नर था, और एक का नाम रहता है आजम शाह, गुजरात का गवर्नर था। और तीनों बेटा और तीनों जो प्रांत का गवर्नर था, और तीनों सोचता है कि, और उसमें सबसे बड़ा बेटा रहता है मुअज्जम, और ये सब सोचता है कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। अब आपको बताए थे कि उत्तराधिकार के स्पष्ट नियम नहीं रहने के कारण ये लोग आपस में झगड़ते रहता है कि कौन राजा बनेगा। तो यही कारण था कि ये लोग आपस में ही युद्ध कर लेता है, और आपस में युद्ध करता है। उसमें देखिए कि मुअज्जम जो बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा, ये सब दोनों छोटा है मुअज्जम से। और मुअज्जम इस साल दोस्त, इस समय लगभग 63 से 65 साल बोला जाता है कि 63 से 65 साल इसका उम्र हो चुका था। तो इसका छोटा भाई आजम और कामबख्श सोचता था कि तुम क्या अब राजा बन के करेगा, तुम्हारा तो अब राजा बनने का उम्र थोड़े है, तुम तो अब समझो कि अब ऊपर जाने वाले हैं, तब इसलिए अब तुम राजा वजा मत बनो। लेकिन मुअज्जम कहाँ मानता, सोचता कि मैं तो बड़ा बेटा हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ तुम लोग का, तो राजा का जो अधिकार है वो मेरे को मिलना चाहिए राजा बनने का। तो इसीलिए इसको अच्छा नहीं लगता है मुअज्जम को, और मुअज्जम युद्ध लड़ लेता है सबसे। तो मुअज्जम की तरफ भी कुछ मुगल का सेना सपोर्ट करते हैं, और ये 2 युद्ध लड़ता है। दोनों भाई से इसको युद्ध लड़ना पड़ता है। तो मुअज्जम सबसे पहले एक युद्ध लड़ता है कामबख्श से, जो दक्कन का गवर्नर था, और कामबख्श से युद्ध लड़ता है दोस्त। उसको बोलते हैं बीजापुर का युद्ध। बीजापुर का युद्ध मुअज्जम और कामबख्श के बीच होता है, जिसमें मुअज्जम का विजय हो जाता है। तो चलिए समझिए कि एक भाई के तो ये हरा दिया, कामबख्श को कहानी खत्म कर देता है। और उसके बाद अब मुअज्जम के सामने एक और चुनौती रहता है, वो रहता है आजम शाह। तो आजम शाह एक भाई रहता है, वो जो गुजरात का गवर्नर था, उसको भी राजा बनना रहता है। तो मुअज्जम एक और युद्ध लड़ता है आजम शाह से, जिसको बोलते हैं जजाऊ का युद्ध। और जजाऊ का युद्ध मुअज्जम और आजम शाह के बीच हुआ था, और 1707 ईस्वी में युद्ध हो रहा है दोस्त। और इस समय समझिए कि मुअज्जम का जो उम्र है, लगभग 63 साल उम्र हो चुका था। एक बुजुर्ग व्यक्ति हो चुके थे, राजा बनने का इसका उम्र नहीं था, फिर भी ये राजा बन रहा था। और मुअज्जम का इसमें विजय हो जाता है, और उसी समय अपना आपको एक टाइटल देता है, उपाधि देता है बहादुर शाह का। तो बहादुर शाह जो हम लोग राजा पढ़ते हैं कि मुगल के बाद जो राजा आया बहादुर शाह, उसका मूल नाम था दोस्त मुअज्जम, और मुअज्जम मूल नाम था, और उसी का उपाधि अपने आप को धारण करता है। जब जजाऊ का युद्ध में विजय होता है इसको, तो अपने आप को एक उपाधि देता है बहादुर शाह का। और उसी को बहादुर शाह के अंदर देखते हैं कि बहादुर शाह के अंदर 2-3 मुख्य बात है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। और इसमें देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है सहिष्णु नीति, सहिष्णुता का नीति हिंदू और राजपूत के प्रति। तो इससे पहले मैं आपको एक कहानी बताया था कि औरंगजेब जो था, उसका धार्मिक नीति थोड़ा कट्टर नीति था। वो हिंदू के ऊपर जजिया कर लगा दिया था, राजपूत के साथ लड़ाई करके राजपूत के साथ संबंध अपना बिगाड़ चुका था। तो बहादुर शाह जब शासन में आता है, सत्ता में आता है, तो सबसे पहले यही सोचता है कि जो रिश्ता खराब कर चुका है, जो मेरे पापा हैं औरंगजेब जो खराब करके रिश्ता गए हैं, उस रिश्ता को पहले हम सुधारेंगे। और कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति का सपोर्ट हमको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा राजपूत राजा का सपोर्ट मिले हमको। इसी के कारण ये सहिष्णुता का नीति अपनाता है। सहिष्णुता का मतलब होता है दोस्त, तो इसको अंग्रेजी में टॉलरेंस बोलते हैं, कि मतलब कि आपको
लिबरल रहना है, किसी धर्म के प्रति कट्टरता नहीं दिखाना है कि आप इस्लाम धर्म के राजा हैं तो इस्लाम को दम फॉलो करके शरिया नियम लागू करना है, तो इस तरह का जो कट्टरता है उसको नहीं दिखाना है। तो इस तरह से सहिष्णुता का नीति लगाता है हिंदू राजपूत। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सहिष्णुता की नीति लगाता है लेकिन ये जजिया कर को खत्म नहीं करता है दोस्त। ऐसा नहीं है कि सहिष्णुता का नीति अपनाता है, अगर इसको इतना ज्यादा प्यार था हिंदू से, सहिष्णुता का नीति अपना ही रहा था, तो जजिया कर खत्म कर देता, लेकिन जजिया कर यहाँ खत्म नहीं करता है दोस्त। और राजपूत राज से भी संबंध सुधारने की कोशिश करता है। उस तरह से अंबेर थे, मरवार था, तो ये सब में राजपूत राजा थे जो आपको बताए थे कि स्वतंत्र राज भी बन रहा था धीरे धीरे, तो ये सब में राजा थे। उस सब से अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करता है। रिश्ता इसलिए सुधारने की कोशिश करता है दोस्त कि अगर मान लिया जाए कि मेरा मुगल साम्राज्य है और उसका हम राजा हैं और उसके आसपास में राजपूत राज है, मराठा राज है, तो उससे रिश्ता सुधारने की कोशिश करेंगे तब तो उससे हमको लड़ाई नहीं लड़ना पड़ेगा। जब लड़ाई नहीं लड़ना पड़ेगा तो युद्ध नहीं होगा, तो खर्चा नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा, साथ साथ में सेना का भी बचाव होगा, सेना का भी मृत्यु नहीं होगा। तो इसीलिए पहले रिश्ता अपना सुधारने की कोशिश करता है आसपास के इलाका से। तो इस तरह से इसको सहिष्णुता का नीति बोल सकते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो था, एक खफी खान नाम के व्यक्ति था, इतिहासकार था मुगल का, और वो इसको साहे बेखबर की उपाधि देता है। ये पॉइंट भी पूछ सकता है दोस्त कि साहे बेखबर किसको उपाधि मिला था, तो बहादुर शाह को मिला था। तो दो मुख्य बात देख लिए। और इसमें एक ध्यान रखिएगा कि जजाऊ का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था, बीजापुर का युद्ध मुअज्जम और काम बख्श के बीच हुआ था। और मुअज्जम का मूल बहादुर शाह का मूल नाम मुअज्जम रहता है, और बहादुर शाह का उपाधि जजाऊ के युद्ध में जीतने के बाद बहादुर शाह का उपाधि अपने आप को धारण करता है। उसके बाद दूसरा नंबर पर देखिए कि एक जहांदार शाह नाम का कमजोर व्यक्ति रहता है। ये जहांदार शाह जो है, समझिए कि इसी का बेटा रहता है बहादुर शाह का, और सबसे कमजोर बेटा रहता है। लेकिन एक राजा बन जाता है, एक जुल्फिकार खां जो वजीर था, इसी के समय से वो वजीर चला आता है। बहादुर शाह के समय से ही जुल्फिकार खां वजीर था मुगल सत्ता का, और उसमें जुल्फिकार खां सपोर्ट कर देता है कमजोर राजा को, जहांदार शाह को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्त सपोर्ट जो करता है ना जुल्फिकार का, उसके पीछे जुल्फिकार खां को एक प्लान चलते रहता है दिमाग में। जुल्फिकार खां को पता चलता है कि जहां और भी इसका बेटा है बहादुर शाह का, वो बहुत तेज है और जहांदार शाह बहुत बुड़बक टाइप का बेटा है, अब इसको हम राजा बना देंगे तो इसके पीछे से शासन हम करेंगे। इसको दिमाग में रहता है जुल्फिकार खां को कि केवल और केवल इसको हम राजा बना देंगे जहांदार शाह को, लेकिन शासन करेंगे कौन, हम करेंगे शासन, जुल्फिकार खां सोचता है। तो इसीलिए इसमें बोला जाता है, मुगल के इतिहास में बोला जाता है दोस्त कि कठपुतली का शासक का यहां से प्रचलन शुरू होता है। सबसे पहला मुगल का कठपुतली शासक किसी को बोला जाता है तो जहांदार शाह को बोला जाता है, और जुल्फिकार खां वजीर के सहयोग से राजा बना था। तो आपको पता होगा कि जब एक जुल्फिकार खां नाम का वजीर था, वजीर का मतलब उस समय देश समझिए कि अभी से आप कंपेयर करके देखिए कि मान लीजिए कि जहांदार शाह समझिए कि राजा है, तो मान लीजिए कि अभी राष्ट्रपति हैं हमारे देश के रामनाथ कोविंद जी, वो हैं, और जुल्फिकार खां वजीर है, तो आज मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इसी तरह का उस समय पद होता था दोस्त। तो उसी तरह से वजीर खां को बहुत ज्यादा शक्ति मिल जाता है, और क्योंकि ये कठपुतली राजा था, इसको बनाया था यही जुल्फिकार खां। और उसके बाद जुल्फिकार का सारा अब इसके बाद सोचिए कि डिसीजन कौन लेगा, जहांदार शाह लेगा नहीं, अब डिसीजन लेगा जुल्फिकार खां। और जुल्फिकार का सबसे पहला काम करता है, इसको पता चलता है कि जो काम ये बहादुर शाह सहिष्णु नीति अपनाया था उसी को ये आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और ये भी दोस्ताना संबंध स्थापित करता है राजपूत से और मराठा से। आपको बताए थे कि औरंगजेब जो है मराठा में दक्कन नीति ही 25 वर्ष तक समझिए निकाल देता है, दक्कन नीति में मराठा से युद्ध करते करते, जिसमें बहुत सारा सेना का, बहुत सारा पैसा का उसका ह्रास होता है। और ये सब समझ जाते हैं कि हम अगर ये सब से लड़ते रहेंगे, इसी तरह से अपना पैसा बर्बाद करते रहेंगे, सेना बर्बाद करते रहेंगे, तो हम ज़्यादा समय तक अपना देश में शासन नहीं कर सकते हैं, अपना मुगल सत्ता को बचा के नहीं रख सकते। ये सबको समझ में आ जाता है। इसीलिए सबसे पहले ये सब दोस्ताना संबंध स्थापित करना चाहता है आसपास के राज्य से। तो बाजू वाले राज्य से, जैसे राजपूत राज था, मराठा था, तो दोस्ताना संबंध स्थापित करता है। उसी समय मारवाड़ के एक राजा थे अजीत सिंह, और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा का उपाधि देता है ये जुल्फिकार खां, महाराजा को उपाधि देता है, खुश करता है, बोलता है कि चलिए आपको मैं महाराजा मानता हूं और आप अपना राज्य में राजपाट संभालिए और हम लोग को अपना शासन करने दीजिए। और इस तरह से ये दोनों के भी संबंध सुधरने लगता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण काम करता है दोस्त, जजिया कर को भी खत्म कर देता है। जुल्फिकार खां को एक बात समझ में आने लगता है कि हिंदू को अगर सपोर्ट लेना है, हिंदू को निराश नहीं करना है, हिंदू को विद्रोह करने से अपने आप को बचाना है, तो जजिया कर जो है ना उसको खत्म कर देना चाहिए। तो ये जजिया कर यहाँ खत्म कर देगा। और उसके बाद में, लेकिन जजिया कर तो खत्म कर देता है, और उसके बाद जब बताइए कि इतना सारा काम करना शुरू करता है तो इसको पैसा का कम जरूरी रहता है, और पैसा का जरूरी रहता है तो ये कुछ राजस्व में भी सुधार करने की कोशिश करता है, भूमि राजस्व में सुधार करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बहुत
खराब प्रथा बोला जाता है, कुप्रथा के नाम रूप में इजारा प्रथा शुरू कर देता है। इजारा प्रथा क्या है दोस्त? इजारा प्रथा के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। इजारा प्रथा था कि मान लिया जाए कि ऊपर में एक राजा था और वो एक बीच वाला व्यक्ति को नियुक्त करता था, मिडिल मैन को मान लिया जाए कि नियुक्त करता था, और नीचे सबसे नीचे किसान होते थे, और किसान से बोला जाता था मिडिल मैन को बोलता था राजा कि तुम हमको, मान लिया जाए कि 10 रुपया हमको देने, तुम्हारा फिक्स है कि 10 रुपया हमको कर के रूप में तुम दे देना। इजारा सब प्रथा को समझा रहा हूं मैं आपको, और आगे चल के फिर बाद में मालबाड़ी रैयतवाड़ी समझेंगे, लेकिन यहाँ इजारा प्रथा को समझिए क्या था कि मिडिल मैन को बोला जाता था कि तुम 10 रुपया राजा को दे देना, और उसके बाद में मिडिल मैन को इतना अधिकार राजा दे देता था कि तुम किसान से जितना चाहो उतना वसूल सकते हो, अनलिमिटेड था दोस्त यहाँ। तो देखिए कितना खराब प्रथा था। मिडिल मैन को एक नियुक्त करता है और बोलता है किसान से तुम अनलिमिटेड वसूलना, लेकिन हमको एक उसमें से निश्चित मात्रा दे देना। तो राजा तो खुश हो जाता, राजा को अब यहाँ से फिक्स हो जाता है। मिडिल मैन बोलता है अच्छा बात बोला है तुमको हम 10 रुपया दे देंगे, तुम एक फिक्स अमाउंट कर दिया, अब उसको में हम तुमको जितना तुमको चाहिए, 100 चाहिए, 50 चाहिए, 1000 चाहिए, जितना चाहिए उतना दे देंगे, और बाकी जो किसान से हम वसूलेंगे सब किसका होगा? मिडिल मैन को होगा। तो मिडिल मैन, आप खुद सोच के देखिए, कॉमन सेंस लगाइए कि मिडिल मैन कभी किसान के प्रति अच्छा से पेश आएगा? किसान से समझिए इसको चूसने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसा वसूलने की कोशिश करेगा। तो किसान का स्थिति खराब कर देता है दोस्त इजारा प्रथा की वजह से किसान का इतना हालत दयनीय हो जाता है कि किसान समझिए कि खेती करना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत मैंने किसान के लिए तो अच्छा काम नहीं किया था। इस राजा में बोलेंगे जहांदार शाह में, ये बहुत कुप्रथा टाइप का था इजारा प्रथा। तो इस तरह से इजारा प्रथा को समझे हम लोग। और इसके बारे में बोला जाता है जहांदार शाह के बारे में, कमजोर शासक तो था ही, उसके बारे में थोड़ा सा अयसबाज भी था। और ऐसबाज तो इसको दिलफेक टाइप के इंसान था, इसको प्यार हो जाता था बार बार लड़की से। और उसमें एक लाल कोरी नाम का एक नर्तकी था, डांसर था इसका कोर्ट में। जब मुगल कोर्ट होता था, मुगल कोर्ट में बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, तो वहाँ बहुत सारे लोग डांस करने आते थे। तो उसमें एक लड़की थी, डांस करती थी, लाल कुंवरी, उसी से इसको प्यार हो जाता है जहांदार शाह को, और उसी में ही व्यस्त रहता है। बोलता है कि चलो मेरे साइड से तो शासन संभाल ही रहा है जुल्फिकार खां, हमको शासन संभालने की जरूरत है नहीं, हम प्यार मोहब्बत करने में अपना व्यस्त हैं। और इसीलिए दोस्त इसको उपाधि दे दिया जाता है, बोल दिया जाता है लंपट मूर्ख। बोलता है कि ये जो जहांदार शाह था इसको लंपट मूर्ख की उपाधि दे दिया जाता है, यही सब कारण की वजह से। कहा कि कोई एक राजा का ऐसा नेचर नहीं होता है कि आप देश के राजा हैं और आप इस सब चीज में व्यस्त हैं प्यार मोहब्बत में, तो आप देश का शासन किस तरह से संभालिएगा आप खुद समझ सकते हैं। और आप एक देखिए 1713 ईस्वी में क्या होता है कि इसका जो शासन है ये पसंद नहीं आता रहता है फारुखसियर को। जिस तरह से जुल्फिकार खां शासन कर रहा है, राजा तो है मुगल का जहांदार शाह, लेकिन शासन कौन कर रहा है? एक वजीर शासन कर रहा है जुल्फिकार खां। तो फारुखसियर देखते रहता है, उसको गुस्सा आता रहता है, बोलता है कि क्या ये मुगल का और नाम खराब कर रहा है, शासन कर रहा है, खुद नहीं अपने व्यस्त है कहाँ प्यार मोहब्बत में और दूसरे से शासन करवा रहा है। और फारुखसियर को ये सब बात पसंद नहीं आता है, देखते रहता है। और ये उस समय उस जमाना में एक व्यक्ति उभर के आ रहा था, सैयद बंधु थे, जिसमें अब्दुल्ला खां और हुसैन खां था, दो व्यक्ति था सैयद बंधु। और इसका सपोर्ट लेता है फारुखसियर को पता रहता है कि जो जुल्फिकार खां है ना बहुत मजबूत है, जुल्फिकार खां ही जहांदार शाह जैसा कमजोर शासक को राजा बना दिया था। तो इसके पास इसका मतलब बहुत ज्यादा पावर है जुल्फिकार खां के पास, और जुल्फिकार खां के पास बहुत ज्यादा पावर है, तो उसको हराने के लिए अकेले बस का बात नहीं था फारुखसियर को। तो फारुखसियर सपोर्ट लेता है सैयद बंधु का, और सैयद बंधु को सपोर्ट लेके 1713 ईस्वी में आगरा के पास इसको हरा देता है दोस्त जहांदार शाह को। और जुल्फिकार खां इस युद्ध में मारा जाता है। फारुखसियर और सैयद बंधु मिलकर 1713 ईस्वी में जुल्फिकार खां को मार देता है, और उसके बाद फारुखसियर को राजा बना दिया जाता है। अब फारुखसियर को राजा कौन बनाया दोस्त? सैयद बंधु बनाया है राजा। ऑब्वियस सी बात है, यहां भी राजा ये अपने आप से नहीं बना अपने दम पर, ये भी किसी न किसी का सपोर्ट लेके बना है राजा। तो सैयद बंधु थे, दो व्यक्ति थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, और ये दोनों का सहयोग से ही राजा बनता है। तो ऐसा बात है कि जब राजा बना है तो ये भी बोलेगा कि भाई हमको भी तो कुछ बनाएगा, हम तुमको राजा तो बना दिए, तो हम ऐसे थोड़े तुम्हारे लिए इतना युद्ध लड़े, किसी से काम किए हैं, हमको भी कोई फायदा मिलना चाहिए तुम्हारे शासन प्रशासन में। तो फारुखसियर खुश होकर बोलता है चलो कोई बात नहीं है। तो अब्दुल्ला खां को वजीर बना देता है। आपको अभी बताया वजीर का मतलब प्रधानमंत्री अभी का समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जितना पावर होगा इसको, तो वजीर बना दिया जाता है। और हुसैन खां को मीर बख्शी का पद दे दिया जाता है। मीर बख्शी दोस्त अभी के समय में डिफेंस मिनिस्टर समझ सकते हैं, जो अभी जो अति समझिए कि जो
डिफेंस मिनिस्टर है जो हम लोग का अभी के समय में जो होता है, वो मीर बख्शी होता था उस जमाना में। तो हुसैन का दोनों समझिए कितना महत्वपूर्ण पद है। प्रधानमंत्री जो आज के हैं चाहे डिफेंस मिनिस्टर है, कितना अच्छा अच्छा डिसीजन लेते हैं और लगभग लगभग शक्ति समझिए कि ये दोनों के पास रहता है। तो उस जमाना में वजीर और मीर बख्शी का पद सैयद बंधु ले लेता है। और आपस में आप बताइए कि जब इतना बड़ा बड़ा पावर ये अपने में लिया है तो आगे चल के ये दोनों के बीच भी टकराव होगा। तो उससे पहले देखते हैं कि क्या करता है, कुछ नीति अपनाता है ये भी। तो फर्रुखसियर क्या करता है, शांति स्थापित करने की कोशिश करता है। ये भी मराठा राजपूत जाट से सेम चीज चला रहा है दोस्त बहादुर शाह से। बहादुर शाह भी यही काम करता है कि आसपास के जो पड़ोसी राज है उसके साथ शांति स्थापित कर लो, दोस्ताना संबंध बना लो, क्योंकि युद्ध में किसी का जीत में नहीं होता है दोस्त। जीत तो हो जाता है किसी एक का, लेकिन हानि देखिएगा युद्ध में तो दोनों तरफ से होता है। सैनिक मरते ही है, पैसा खर्चा होता ही है। तो इसलिए युद्ध लड़ना कोई ज्यादा समझदारी वाला बात नहीं है। तो इसीलिए ये लोग शांति स्थापित करने की कोशिश करता है। मराठा से दोस्ती कर लेता है, राजपूत से भी दोस्ती करता है और जाट से भी दोस्ती करने की कोशिश करता है। ये सब आसपास के छोटे छोटे राज थे मुगल साम्राज्य के, और ये आसपास के राज बन रहे थे दोस्त, क्योंकि मुगल साम्राज्य शुरू में जब बाबर, अकबर, धीरे धीरे जहांगीर था, शाहजहां था, तो उसमें तक समझिए कि कंप्लीट पूरा भारत पर शासन था। लगभग बोला जाता है कि कंप्लीट भारत पर शासन था। लेकिन ये सब जो राजा है, मराठा है, राजपूत है, तो ये सब मुगल को चुनौती देते देते धीरे धीरे वो अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलते जाएगा, उधर अपना सिख चुनौती देते रहेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आप देखिएगा कि जब शाह आलमगीर द्वितीय का शासन आएगा ना, उसमें इसका औकात समझिए कि दिल्ली के आसपास ही लगभग 44-45 स्क्वायर किलोमीटर में ही रह जाएगा। उस मुगल साम्राज्य इतना सिकुड़ जाएगा धीरे धीरे। तो इस तरह से धीरे धीरे सिकुड़ते जाता है मुगल साम्राज्य, और मराठा, राजपूत और जाट जैसा राज्य जो बनता है ये सबसे शांति स्थापित करते जाता है। उसके बाद देखिए इस जमाना में एक सिख विद्रोह हो रहा था। सिख विद्रोह था जो दोस्त, जो हम लोग का यहाँ पंजाब राज है, भारत का मैप देखिएगा तो इसमें जो ये इधर पंजाब राज है, यहाँ पे एक सिख राज का स्थापना होता है। आगे जब सिख और अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे तो सिख का इतिहास भी पढ़ेंगे। तो यहाँ सिख आंदोलन चलते रहता है, और सिख आंदोलन अब बीच में समझिए कि मुगल का शासन चल रहा है। यहाँ इस्लाम धर्म, यहाँ सिख धर्म, और दोनों दूसर धर्म के लोग हैं। दोनों, ये अपना इलाका इधर बढ़ाना चाहेगा, ये अपना इलाका इधर बढ़ाना चाहेगा। दोनों के बीच टकराव होते रहता है, काहे कि दोनों का बॉर्डर टच करता है दोस्त। तो इसीलिए सिख विद्रोह करते रहता है। उसमें बंदा बहादुर के समय जब इसका देखिए शासन है 1713 से 1719 ईस्वी में, आपको पता होगा सिख के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हो जाता है 1708 ईस्वी में। उसके बाद उसका सिख का नेतृत्व संभालना शुरू करता है बंदा बहादुर, और बंदा बहादुर ही सिख आंदोलन का नेतृत्व करते रहता है। तो बंदा बहादुर से टकराव होता है मुगल सेना को और सैयद बंधु को, समझ जाइए, और इसीलिए सिख विद्रोह को दबा देता है। ये लोग तो अब मजबूत शासन है, सैयद बंधु जैसा लोग से सपोर्ट मिला हुआ है फर्रुखसियर को, तो सिख विद्रोह को दबा दिया जाता है। और 1716 ईस्वी जो बंदा बहादुर नेतृत्व कर रहा था सिख का, उसको फांसी का सजा दे दिया जाता है पकड़ के। तो इस तरह से सिख शांत हो जाता है, सिख का विद्रोह इसमें शांत हो जाता है दोस्त, सिख से खत्म हो जाता है दोस्त। और एक आमेर के राजा थे, बोले कि राजपूत से भी दोस्ताना संबंध कर रहा है, तो आमेर के एक राजा थे जय सिंह। जय सिंह को सवाई का उपाधि देता है, सवाई का उपाधि देता है, और जय सिंह से दोस्ताना संबंध स्थापित करता है। जय सिंह के बारे में 2-4 पॉइंट देख लेते हैं दोस्त। जय सिंह से भी सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जय सिंह देखिए जयपुर शहर की स्थापना किया था दोस्त। जयपुर जो राजस्थान का आज राजधानी है, जिसको पिंक सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो जयपुर शहर की स्थापना जय सिंह किए थे। और जयपुर को विज्ञान एवं कला का केंद्र बनाया था, विज्ञान एवं कला का केंद्र बनाया था। और उसके बाद इसको जो जय सिंह जो था ना, खगोल शास्त्री था एक मुख्य रूप से। इसको बहुत ज्यादा तारा में, सूर्य में, ये सब जो स्पेस का ज्ञान है ना, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो ये व्यक्ति के पर्यवेक्षणशाला बनाता है, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, बनारस में, मथुरा में पर्यवेक्षणशाला बनाता है, जहां से खगोल शास्त्री के बारे में अध्ययन करता है। और ये जगह पर आप जहां जहां ये नाम लिया हूं मैं, दिल्ली में जंतर मंतर आप जानते होंगे, जंतर मंतर, और जयपुर में भी जंतर मंतर है। तो ये जंतर मंतर भी पर्यवेक्षणशाला ही था, वही पर्यवेक्षणशाला था, वही जगह जो उस समय जय सिंह के समय में पर्यवेक्षणशाला था। आज के समय में भी दिल्ली में जंतर मंतर पर धर्मना प्रदर्शन देते हैं जो लोग जाके, तो वही उस समय पर्यवेक्षणशाला हुआ करता था जय सिंह का। तो ये पर्यवेक्षण कभी कभी एग्जाम में आपको दे देगा 4 ऑप्शन कि जय सिंह कहाँ कहाँ पर्यवेक्षणशाला खगोल शास्त्र के लिए बनाया था। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन का नाम देगा, और किसी तीसरा चौथा शहर का लखनऊ तखनऊ का नाम दे देगा, लखनऊ वगैरह का। तो आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए समझिए कि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में ही पर्यवेक्षणशाला बनाया था, ये 5 जगह पर। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक बुक जो है ये सारणी तैयार करता है, जीज मुहम्मद शाही। जीज मुहम्मद शाही एक सारणी तैयार करता है, और जीज मुहम्मद शाही एक फारसी शब्द है दोस्त। उसमें समझिए कि मुगल का साम्राज्य चल रहा है, तो मुगल के साम्राज्य में जो मुगल का जो कोर्ट था वहां फारसी
फारसी ही भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। तो इस तरह से वहीं से ये शब्द लिया गया था। और जीज मोहम्मद शाही एक सारणी टेबल तैयार किया जाता है जो सपोर्ट करता था, जो खगोल शास्त्री थे यहाँ बैठते थे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन में, और समझिए कि प्रयोग करते थे एक्सपो, और उसके बाद में स्पेस के बारे में जब अध्ययन करते थे तो उनको जीज मोहम्मद शाही में जो टेबल था तैयार किया गया था उससे इनको मदद मिलता था। और उसी के साथ साथ यूक्लिड को जो रेखा गणित के तत्व है उसको भी संस्कृत में अनुवाद करवाया था। यूक्लिड के जो रेखा गणित के तत्व इसलिए अनुवाद किया गया था, बहुत सारा समझिए कि मैथमेटिक्स का भी यूज होता है, जब स्पेस के बारे में अध्ययन करेगा तो बहुत सारा मैथ्स का यूज हो जाता है, इसीलिए रेखा गणित को संस्कृत में अनुवाद करके अपना जो खगोल शास्त्री था उस जो काम करता था ये सब जगह पर उसको दे दिया था, बंटवा दिया था सबके बीच में कि पढ़ो और इसके थ्रू आप पूरा अच्छे से स्पेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। तो इस तरह से इसके बारे में 2-4 पॉइंट देख लिए दोस्त। और उसके बाद 1717 ईस्वी में आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान फर्रुखसियर ही जारी करता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो शाही फरमान जारी करता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में अंग्रेज के समय पढ़ चुके हैं कि किस तरह से बंगाल में मुक्त व्यापार दे देता है, 3000 के वार्षिक रुपया किराया लेके, 10,000 रुपया का किराया लेके दे देता है सूरत में व्यापार करने का, मुफ्त व्यापार करने का, और दस्तक पास करने का भी अधिकार दे देता है बंगाल में, और सिक्का जारी करने का भी अधिकार देता है। इसको हम लोग अंग्रेज में पढ़ चुके हैं दोस्त। तो इस तरह से, और उसके बाद 1719 ईस्वी में क्या होता है कि आपको बताया कि ये सब के जो कोर्ट में जो व्यक्ति रहता था ना, कोर्ट में जो व्यक्ति था वो एक दूसरे के कान भरते रहता था। अब इसमें कोर्ट में बहुत सारा व्यक्ति होगा, फर्रुखसियर के कान में कुछ बोल रहा है कि अरे भाई तुम्हारा सारा पावर तो इस्तेमाल कर रहा है ये अब्दुल्ला खान, हुसैन खान, तुमको तो कुछ समझता है ना, तुम्हारे पीछे ये लोग प्लान करता है कि तुमको हम मार देंगे। और कोई व्यक्ति अब्दुल्ला खान, हुसैन खान के जाके बोल रहा है कि फर्रुखसियर तुम्हारे खिलाफ प्लान कर रहा है कि तुम लोग को मार देगा। तो इसी फेर में गलत फहमी में सैयद बंधु को लग जाता है कि सही में फर्रुखसियर को हटा देना चाहिए शासन से। तो फर्रुखसियर जो है दोस्त, सैयद बंधु बालाजी विश्वनाथ थे, वो मराठा के उसमें पेशवा थे। 1713 से 1720 ईस्वी तक बालाजी विश्वनाथ मराठा के पेशवा रहते हैं। तो उसी के बीच 1719 समय है दोस्त, तो उसी समय बालाजी विश्वनाथ के सपोर्ट लेता है सैयद बंधु और फर्रुखसियर को मार देता है। और जब फर्रुखसियर को मार देता है तो बालाजी विश्वनाथ को भी एक फायदा मिलता है। बालाजी विश्वनाथ जाता है दिल्ली में और सैयद बंधु को सहायता कर देता है फर्रुखसियर को मारने में। और उसके बाद बालाजी विश्वनाथ को इसके बदले में एक संधि, दिल्ली संधि किया जाता है। और दिल्ली संधि में इतना अधिकार बालाजी विश्वनाथ को मराठा को मिल जाता है कि उसको समझिए कि दिल्ली तक अपना क्षेत्र विस्तार करने का अधिकार मिल जाता है। और इस संधि को मराठा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है दोस्त। और उसके बाद अभी देखते हैं कि किस तरह से एक इसको किंग मेकर बोला जा रहा है ना, सैयद बंधु को किंग मेकर बोला जा रहा है इस समय का। तो ये और भी राजा बनाएगा, फर्रुखसियर को मार दिया है, उसके बाद में 2-4 राजा और बनाएगा। तो उसके बारे में भी देखते हैं दोस्त। हम लोग देखें कि सैयद बंधु सबको नेता बना रहा था, राजा बना रहा था। तो राजा बना रहा था तो फर्रुखसियर को तो मार दिया, किसको मदद लेके, बालाजी विश्वनाथ द्वितीय का मदद लेके फर्रुखसियर को मार दिया। तो उसके बाद सैयद बंधु एक राजा बनाता है रफी-उद-दरजात को 1719 ईस्वी में। तो रफी-उद-दरजात को जब राजा बनाता है तो ये फरवरी से जून तक राजा रहता है, मात्र 5 महीने का, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है इसका। उसके बाद इसका भी मृत्यु हो जाता है। तो ये फिर एक राजा बनाता है रफी-उद-दौला को 1719 ईस्वी में। और इसका क्या परेशानी था, क्या एक ऐसा टाइम चल रहा था कि इसका जब जब राजा बना रहा था 4-5 महीना में ही मर जा रहा था। ये भी जून से सितंबर तक राजा रहता है 4 महीना, और इसको भी टीबी की बीमारी से मृत्यु हो जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए कि उत्तर मुगल काल में सबसे, चाहे मुगल के समय, कौन ऐसा राजा है जो सबसे छोटा समय तक मुगल राज में सत्ता संभाला है, तो रफी-उद-दौला है। मात्र देखिए 4 महीना तक ये राजा था। उसके बाद दोस्त सैयद बंधु एक और व्यक्ति को राजा बनाता है, मोहम्मद शाह को। तो मोहम्मद शाह को जब राजा बनाता है ना 1719 से 1748 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है, समय है। तो मोहम्मद शाह बहुत तेज था, इसको पता चल गया था कि ये सैयद बंधु हमारे मिला के 4 गो राजा बना चुका है। इससे पहले फर्रुखसियर को राजा बनाया, जब उससे कुछ परेशानी हुआ तो फर्रुखसियर को क्या किया, मार दिया। उसके बाद रफी-उद-दरजात को भी राजा बनाया, वो मर गया। रफी-उद-दौला को बनाया तो वो टीबी से मर गया। इसको पता था मोहम्मद शाह को, क्या पता दिमाग में इसको आ गया होगा, इस तरह से इसको लगा कि सैयद बंधु हो सकता है भविष्य में अगर हम कोई नीति बनाएंगे और उसके खिलाफ सैयद बंधु को अगर वो पसंद नहीं आएगा तो हो सकता है भविष्य में हमको ही मार देगा सैयद बंधु। तो इसीलिए ये कहता है कि बाद में तुम हमको क्यों मारेगा, हम पहले ही तुमको मार देते हैं। तो 1720 ईस्वी में सैयद बंधु को मोहम्मद शाह मार देता है। और मोहम्मद शाह अकेले, आपको पता है कि इसको इतना दम नहीं था कि सैयद बंधु को मार देगा। सैयद बंधु भी बहुत पावरफुल व्यक्ति था, तो मोहम्मद शाह को सपोर्ट लेना पड़ता है। ये यहाँ आपको पता चल रहा है, हैदराबाद के जो चिनक्लीज खां थे, चिनक्लीज से खां से मदद लेता है, बोलता है कि भाई तुम हमको सपोर्ट करो, तुम गवर्नर है हमारे राज्य के ही अंदर, तुम गवर्नर है हैदराबाद में और तुम हमको सपोर्ट करो। ये समझिए कि सब जितना भी राज था, समझिए कि मुगल का ही राज था, मुगल के अंदर। और राज में ये सब समझिए मुर्शिद कुली खां, सादत खां, चिनक्लीज खान व्यक्ति था, वो गवर्नर वहाँ
अपॉइंट किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। आज के समय में जैसे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और बहुत सारा 28 गो राज्य है, तो वहाँ मुख्यमंत्री है और गवर्नर है, तो उसी तरह से उसमें मुगल का एक साम्राज्य हुआ करता था और ये सब छोटे छोटे राज्य थे उसके अंदर। उसमें एक हैदराबाद राज था, उसका गवर्नर था चिनकिलिज खान। उसी के सहायता से सैयद बंधुओं को मार देता है मोहम्मद शाह। कब? 1720 ईस्वी में, जब सैयद बंधुओं का मृत्यु हो जाता है। और मोहम्मद शाह का उतना अच्छा प्रशासन था नहीं, तो इसके समय से समझिए कि बोला जाता है कि मुगल साम्राज्य बिखरना शुरू हो जाता है। जो राज्य के बारे में हम अंग्रेज के साथ पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेज किस तरह से सब राज्य पर कब्जा करेगा, तो ये राज्य इसी के समय बनेगा, मोहम्मद शाह के समय ही। बंगाल लगभग देखिए बोला जाता है कि 1717 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर के रूप में भेजा गया था मुर्शिद कुली खां को। जब बंगाल के गवर्नर बना के भेजा गया मुर्शिद कुली खां को, तो शुरुआती दौर में तो ये बोलते गया कि नहीं हम आपके अधीन ही है, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये अपना राजस्व प्रशासन अलग चलाना शुरू कर दिया और सैनिक व्यवस्था को भी सुधार अपने हिसाब से करना शुरू किया। और उसके बाद ये स्वतंत्र रूप से शासन करने लगता है बंगाल में। और इस तरह से बोला जाता है कि बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खां 1717 ईस्वी में इसका नींव स्थापना का रख दिया था। और उसके बाद अवध का 1722 ईस्वी में शहादत खां एक नवाब था, तो वो भी अवध को 1722 ईस्वी में स्वतंत्र कराता है। उस समय से समझिए कि अपने आप को घोषित नहीं करता है कि हम तुमसे स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन ये सब स्वतंत्र रूप से अपना राजस्व चलाना, राजस्व व्यवस्था में सुधार करने लगता है, प्रशासन में सुधार करने लगता है, राजा का बात नहीं मानता है, इग्नोर कर देता है राजा का बात। तो इस तरह से बोला जाता है कि 1722 ईस्वी से अवध अपना स्वतंत्र कार्यभार संभाल रहा था। उसके बाद हैदराबाद को देखिए तो 1724 ईस्वी में चिनकिलिज खां था, ये भी हैदराबाद राज का स्थापना कर देता है अलग। जो दक्कन के पठार वाला इलाका है उसी में चिनकिलिज खान हैदराबाद राज का स्थापना करता है। और वहीं से जाके आपको पता है औरंगजेब दक्कन नीति अपनाया था मराठा को हराने के लिए, तो उसी क्षेत्र का ये गवर्नर रहता है और उसमें अपना ये स्वतंत्र राज्य बनाता है। और इसके बारे में हम लोग देखे थे जब हैदराबाद का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, याद है आपको, जब हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था दूसरा कर्नाटिक युद्ध में, जिसके कारण अंग्रेज और फ्रांस टकराते हैं दूसरा कर्नाटिक युद्ध में। तो यही जो चिनकिलिज खां था ना 1724 में हैदराबाद का स्थापना करा था, और यही चिनकिलिज खां जो 1748 में इसी का मृत्यु हो जाता है। जब इसका मृत्यु हो जाता है तो इसका एगो बेटा रहता है नासिर जंग, एगो पोता रहता है इसका मुजफ्फर जंग। अब ये मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में झगड़ा होता है कि हम राजा बनेंगे, मुजफ्फर जंग बोलता है हम राजा बनेंगे। तो आपको बताया था कि मुजफ्फर जंग की तरफ से सपोर्ट कर देता है फ्रांस, तो मुजफ्फर जंग राजा बन जाता है और वहां पे एक बूसी नाम का रेसिडेंट को नियुक्त करता है हैदराबाद में। और मुजफ्फर जंग इसके खुशी में मसूलीपट्टनम को फ्रांस को दे देता है और डुप्लो के भी बहुत सारा पैसा देता है। तो ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। और चिनकिलिज खान को ही बोला जाता है निजामुल मुल्क असफ जहां, निजामुल मुल्क इसी का नाम है। उसके बाद कर्नाटक राज का भी स्थापना साउदुल्ला खां कर लेता है मोहम्मद शाह के समय ही। और उसके बाद देखिए जब 1739 ईस्वी में इसके पीछे नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था ना मोहम्मद शाह के समय में दोस्त, तो उसके पीछे एक कहानी है। देखिए बोला जाता है कि नादिर शाह ईरान का राजा बना था 1736 ईस्वी में। 1736 ईस्वी में जब नादिर शाह ईरान का राजा बनता है तो उसका जो समझिए कि जब वहां राजा ईरान का कोई बनेगा, भारत में मुगल का राजा है कौन, मोहम्मद शाह, तो दोनों के बीच राजनयिक संबंध था। आज देखिए भारत और अमेरिका के बीच भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो दोनों का, हमारा राजदूत वहां रहता है, उसका राजदूत इंडिया में रहता है। तो उस तरह से यहाँ भी था। तो मोहम्मद शाह क्या काम करता है, जब मोहम्मद शाह एक डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, बोलता है कि हम जो ईरान का जो राजा है नादिर शाह के साथ अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं, राजनीतिक जो रिश्ता है हम उसको तोड़ना चाहते हैं। और ये अपना जो राजदूत है मोहम्मद शाह बुला लेता है। अपना जब राजदूत को बुला लेता है तो नादिर शाह बोलता है अरे भाई ऐसे कैसे होगा, हम लोग के दोनों के बीच कितना अच्छा दोस्ती चल रहा था, कितना अच्छा व्यापार चल रहा था, रिश्ता हम लोग का अच्छा था, पुराने जमाने से चला आ रहा है, तुम तो एकाएक आके रिश्ता ही तोड़ना चाह रहा है। तो नादिर शाह शुरू में कोशिश करता है मनवाने का मोहम्मद शाह को। तो शुरू में कोशिश करता है नादिर शाह, जब राजा बनने के बाद एक व्यक्ति को भेजता है मोहम्मद शाह के कोर्ट में। अब मोहम्मद शाह के कोर्ट में एक व्यक्ति को भेजता है, बोलता है कि जाके बात करो मोहम्मद शाह से, बोलो कि नादिर शाह हमको भेजा है और बोला है कि क्यों तुम अपना एक तुम अपना राजदूत को वापस बुला लिया ईरान से, ये गलत बात है, तुम रिश्ता रखो, हम लोग व्यापार करेंगे, रिश्ता रखेंगे अच्छे से, जैसे पुराने जमाने से दोस्त बन के आ रहे हैं दोस्त बन के रहेंगे। तो क्या होता है कि इसका बात नहीं मानता है मोहम्मद शाह। जो पहला व्यक्ति आया था उसका बात नहीं मानता है और पहला व्यक्ति जाता है वापस नादिर शाह को बोलता है कि अब तो मेरा बात मान ही नहीं रहा है मोहम्मद शाह। तो फिर एक बार बोलता है नादिर शाह, एक व्यक्ति को और भेजता है दोबारा, उसका बात भी नहीं मानेगा मोहम्मद शाह। तो फिर उसके बाद तीसरा व्यक्ति को फिर भेजता है नादिर शाह। नादिर शाह समझिए शुरू में कोशिश कर रहा है कि तुम हमारे साथ दोस्ती रखो, और नादिर शाह तीसरा व्यक्ति को भेजता है तो मोहम्मद शाह परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है कि बार बार तुमको हम बोल रहे हैं कि हम तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं, तो बार बार क्या आ रहा है मेरे यहाँ कोर्ट में आके कर रहा है, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो लोग कि हमको दोस्ती नहीं रखना है। और तीसरा व्यक्ति को क्या करता है मोहम्मद शाह रंगीला, उसको अरेस्ट कर लेता है, बोलता है कि अब तुमको हम जा ही नहीं देंगे पर्सिया में, तो बार बार हमको परेशान कर दिया है। अब नादिर शाह को गुस्सा आ जाता है, इसको लगता है कि साला हम इसको से दोस्ती करना चाहते थे, यही मेरा ही व्यक्ति को वहां अरेस्ट करके
करके रखा है। अब नादिर शाह आक्रमण करना शुरू करता है, तो नादिर शाह सोचता है कि हम हमला कर देंगे मुगल के इसके मोहम्मद शाह के टेरिटरी पर, मोहम्मद शाह के राज पर। तो ये शुरू करता है हमला। तो पहले उसके बीच में आपको पता होगा आज के समय का ईरान को उस समय पर्सिया बोला जाता था, और ईरान और भारत के जो रिश्ता था, भारत का जो संबंध था, उसके बीच में अफगानिस्तान नाम का देश पड़ता है, और अफगानिस्तान पर पहले आक्रमण करता है नादिर शाह। उसी को होते हुए 1738 ईस्वी में जलालाबाद पर कब्जा कर लेता है, पेशावर पर कब्जा कर लेता है, 1739 ईस्वी में लाहौर भी पहुंच जाता है, और उसके बाद उसी तरह से वो आगे बढ़ते जाता है। और 1739 ईस्वी में दोस्त करनाल नाम का एक जगह है जो दिल्ली से 120 किलोमीटर उत्तर में ये जगह है, वहां पे आके नादिर शाह चुनौती देने लगता है मुगल सेना को, मुगल राजा को। बोलता है कि अब हम ये पूरा सेना उना लेके नादिर शाह आ गया था, और मुगल सेना को पता चलता है, जब मोहम्मद शाह को पता चलता है कि ये तो पूरा अपना सेना उना लेके यहाँ आ गया है, तो ये भी अपना सेना को तैयार करता है और भेजता है वहीं करनाल में, जो 120 किलोमीटर उत्तर में नई दिल्ली से जगह है। और यहीं पे दोनों के बीच में लड़ाई होता है दोस्त, मुगल सेना और नादिर शाह के सेना के बीच, जिसमें मुगल सेना को बुरी तरीके से नादिर शाह हरा देता है। और मुगल सेना को जब हरा देता है, और इसमें मुगल राजा को बंदी बना लिया जाता है, जो ये मोहम्मद शाह थे ना, इसको बंदी बना लेता है नादिर शाह। बोलता है चलो अब तुमको दोस्ती उस्ती करना नहीं था, युद्ध लड़ना था, लड़ लिया, तुम हार गया, अब चलो तुम बंदी बनो और बढ़िया से तुमको अब हम लूटपाट करेंगे अब तुम्हारा राज्य को, कहा कि तुम अब हार चुका है। और दोस्त नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता था, क्योंकि नेपोलियन आप जब फ्रांस में पढ़िएगा उसका भी इसी तरह का नीति था, वो साम्राज्यवाद विस्तार करता था, वो भी लड़ लेता था, युद्ध लड़ते रहता था आसपास में, तो इसीलिए इसको ईरान का नेपोलियन भी बोल दिया जाता है। मुगल राजा को बंदी बना लेता है। उसके बाद बोला जाता है उस समय एक समकालीन लेखक थे, उसी समय के एक लेखक थे आनंद राम मुखलिस, वो लिखते हैं कि 60,000 रुपया अपने साथ नादिर शाह ले जाता है, 1 करोड़ रुपया का सोना ले जाता है, कोहिनूर हीरा भी भारत से ले जाता है, और तख्ते हाउस जिसको निर्माण शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां द्वारा तख्ते हाउस जिसको महिर सिंहासन बोलते हैं, जिस पर राजा बैठता था, मुगल का जो राजा था, सम्राट था, इस पर बैठ के समझिए कि शासन चलाता था, तो ये मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, इसको भी लूट कर नादिर शाह अपने साथ ले जाता है। अब इस तरह से इतना सारा चीज लेके जाता है, लगभग 56 दिन तक दिल्ली में रहता है, लूटपाट मचाता है, और बहुत सारा पैसा ले जाता है, बहुत सारा दिल्ली के आसपास के जो इलाका है वहां के लोग से, महिलाओं से भी बदसलूकी करता है। तो इस तरह से मुगल सेना को बंदी बना के ये सब काम करता है। इसी के बारे में बोला जाता है कि तख्ते हाउस, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल राजा कौन था, तो आप देखिए कि तख्ते हाउस कब लेके चला जा रहा है, मुगल मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह लेके जा रहा है, तो इस पर अंतिम बैठने वाला राजा यही होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद बेचारा जो हम आएंगे, शाह आलमगीर द्वितीय, उसको कहाँ से मौका मिलेगा तख्ते हाउस पर बैठने का, क्योंकि ये सब नादिर शाह अपने साथ ईरान लेके चला जा चुका है। तो इस तरह से बोला जाता है तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम राजा ये है। और इसके समय में मोहम्मद शाह के समय में दोस्त बोला जाता है महिलाओं और हिजरा का एक वर्ग था जिसका प्रभुत्व था इसका कोर्ट में, ये महिलाओं और हिजरा का प्रभुत्व था इसका कोर्ट में। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देगा बीपीएससी या स्टेट पीसीएस छोटा एग्जाम में भी कि महिलाओं और हिजरों का प्रभुत्व सबसे ज्यादा किस मुगल शासक के समय में था, और 4 ऑप्शन देगा आपको, उसमें एक मोहम्मद शाह का भी नाम रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा मोहम्मद शाह आंसर में मारिएगा। और यही सब कारण के वजह से ये बहुत ज्यादा मैंने महिला, ये भी उसी टाइप का जो एक पढ़े थे ना जहांदार शाह, लाल कोरी नाम के नर्तकी के प्रेम में व्यस्त रहता है, तो ये भी थोड़ा बहुत उसी टाइप का व्यक्ति रहता है, और इसीलिए इसको रंगीला बादशाह बोला जाता है। तो इस तरह से दोस्त हम लोग मोहम्मद शाह के बारे में पढ़े। उसके बाद आगे देखिए मोहम्मद शाह के बाद छोटा छोटा दो चार को राजा आएगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति है अहमद शाह। अहमद शाह 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक मुगल का बादशाह बनता है, सम्राट बनता है, राजा बनता है। और इसके समय भी अफगान, जब यहाँ देखिए नादिर शाह जब आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के समय ना, तो इसको जब यहाँ पे एक बात पता चलता है दोस्त, जब नादिर शाह आक्रमण करता है मोहम्मद शाह रंगीला के पास, जब मुगल साम्राज्य पर, तो इसमें ये निकल के आता है कि मुगल साम्राज्य अब अंदर से समझिए खोखला हो चुका है। बताइए कि मुगल साम्राज्य एक समय में बहुत बड़ा सेना हुआ करता था, और वो सेना को अब नादिर शाह नाम के व्यक्ति बाहर से आके उसको हरा देता है। तो ये सेना को कमजोरी पता चल जाता है इस युद्ध में कि ये सेना अब उतना मजबूत रहा नहीं। इस समय अंग्रेज भी, भारत में अंग्रेज भी ये सब चीज देख रहा था कि देखो मुगल सेना तो अंदर से कमजोर हो चुका है, नादिर शाह से हार गया। और बहुत सारा जो आक्रमणकारी हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, उत्साहित होंगे वो कि मुगल सेना जो पहले वाला दम था वो दम रहा नहीं, तो इसलिए हम लोग भी अब आक्रमण कर सकते हैं मुगल पर। आपको पिछले क्लास में बताया था मुगल के पतन में सेना का क्षय किस तरह से होता है, अपने में आपस में ही उत्तराधिकारी का लड़ाई करके मर कट के सेना अपना आप खुद कमजोर कर लेता है। तो इस तरह से इसमें एक कमजोरी का पता चल गया। तो वो अफगान जो था, अफगान का एक अहमद शाह अब्दाली नाम का व्यक्ति था,
उसको भी मोटिवेशन मिलता है, बोलता है कि नादिर शाह लूट के आ गया मुगल साम्राज्य को, हम भी लूटने चलते हैं, हमको भी कुछ मिल जाएगा फायदा। जैसे कोहिनूर हीरा सोना वोना लेके आया था, तो इसको पता था कि भारत में बहुत सारा धन है, तो ये सब लोभ से अहमद शाह अब्दाली भी आक्रमण करने आ जाता है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, देखिए अहमद शाह अब्दाली दूसरे व्यक्ति, ये अफगान का राजा है, अफगानिस्तान का राजा था, ये अहमद शाह मुगल का राजा है, ध्यान रखिएगा, दोनों कंफ्यूजन मत करिएगा। तो अहमद शाह में पहला अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था 1748 ईस्वी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण किस मुगल सम्राट के दौरान हुआ था, तो अहमद शाह के दौरान हुआ था। और दोस्त बोला जाता है अहमद शाह अब्दाली के बारे में कि भारत में लगभग 7 बार आक्रमण करता है, 7 बार लूटपट मचाता है, क्योंकि आपको पता हो चुका है कि मुगल का सेना बहुत कमजोर हो चुका है, इसको हराना कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। और उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 ईस्वी तक राजा बनता है मुगल का। और उसके बाद समझिए कि सब एक दूसरे मैंने बहुत कमजोर राजा बनेगा, और उसके बीच कुछ घटना हुआ। जैसे आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 ईस्वी में बनेगा, तो आपको पता होगा इसके बीच में एक समय पड़ रहा है 1757। तो 1757 का प्लासी का युद्ध इसी के समय में हो जाता है, आलमगीर द्वितीय के समय में। कहा कि आपको बताया कि यहाँ जो कमजोरी का पता चल गया है ना, कि ये कमजोरी नादिर शाह बता दिया है कि मुगल सेना में पहले वाला दम नहीं रहा था। अंग्रेज भी मौका देखते रहता है, सोचता है कि अब इसमें इतना दम है नहीं। और उसके बाद बंगाल का इसी का प्रांत है, बंगाल छोटा छोटा राज्य निकल गया है, तो बंगाल में सिराजुद्दौला है, तो उसके खिलाफ युद्ध लड़ लेता है, प्लासी का युद्ध। उसको पता रहता है कि मुगल सेना तो मदद करने आएगा नहीं बंगाल को। तो इसी तरह से आलमगीर द्वितीय के समय में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्लासी के युद्ध जब हुआ था उसमें मुगल का सम्राट कौन था, तो आलमगीर द्वितीय। एक आध पॉइंट याद रखिएगा इतना, और इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब बंगाल पढ़ेंगे तो प्लासी का युद्ध भी पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए उसके आगे एक और राजा आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को वास्तविक नाम था अली गौहर, और ये 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन करता है भारत में। लेकिन इसके बारे में बोला जाता है दोस्त कि इसके समय जो शासन है ना मुगल साम्राज्य, वो बहुत सिकुड़ते लगभग जो आज दिल्ली के आसपास, दिल्ली से पालम तक का जो इलाका है, लगभग 40-50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही इसके समय में मुगल साम्राज्य बचा हुआ था। और लगभग सारे राज्य स्वतंत्र हो चुके थे, इससे मुगल साम्राज्य से बाहर निकल गए थे। तो इसलिए बोला जाता है शाह आलमगीर का द्वितीय का समझिए कि बोला जाता है, इसके बारे में भी बोला जाता था कि इसको अपना लाल किला से बाहर इसका औकात नहीं चलता था, ये भी बोल दिया जाता है कभी कभी शाह आलम द्वितीय के बारे में। तो उसके बाद देखिए इसके समय में कुछ घटना हुआ था दोस्त, क्वेश्चन तो पूछ ही देगा ना कि मैंने कुछ घटना हो गया कि उस समय मुगल सम्राट कौन था। भले नाम का ही मुगल सम्राट था, लेकिन था तो उसी तरह याद रखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और उसके बाद मराठा के बीच जो युद्ध होगा वो शाह आलम द्वितीय के समय में होगा। उसके बाद पानीपत का तीसरे डिटेल में पढ़ेंगे जब मराठा पढ़ेंगे, उसके बाद मराठा राज पढ़ेंगे, उसमें बक्सर का युद्ध भी होता है 1764 ईस्वी में, ये शाह आलम द्वितीय के समय में होता है। इलाहाबाद का संधि होता है 1765 ईस्वी में। यही जो बक्सर का युद्ध होगा ना 1764 में, ये जब युद्ध में हार जाएगा बंगाल, ये सब बंगाल हार जाएगा, अवध हार जाएगा, और ये शाह आलम द्वितीय भी पीछे से सपोर्ट करता है, ये भी हार जाएगा, तो अंग्रेज संधि करेगा इलाहाबाद का संधि। तो ये 1765 में भी शाह आलम द्वितीय के समय में ही होता है। और इसी समय अंग्रेज को पता चल जाता है कि अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि दिल्ली में कमजोर हो गया है मुगल साम्राज्य। तो ये 1803 ईस्वी में अंग्रेज अधिकार कर लेता है दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। और उस समय जो अंग्रेज का नेतृत्व संभाल रहा था सेनापति, वो लॉर्ड लेक रहता है, और लॉर्ड लेक इसको अरेस्ट कर लेता है शाह आलम द्वितीय को, और इसको एक पेंशनर के रूप में बना देता है कि तुम पेंशन लेके जियो और मुगल सम्राट नाम का तुम रहो, बस दिल्ली पर कब्जा हो गया है अब अंग्रेज का। तो ये पेंशन लेते रहता है। पेंशन पहला अगर पूछ दिया जाए कभी कभी अंग्रेज का पेंशनर सबसे पहला मुगल सम्राट कौन बना था, तो ये शाह आलम द्वितीय ही बना था दोस्त। उसके बाद अकबर द्वितीय राज्य संभालता है, ये जब इसका मृत्यु होता है तो अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहता है। और ये राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। क्यों दिया था दोस्त? क्योंकि अकबर द्वितीय जो पेंशन मिल रहा था ना, तो अकबर द्वितीय बोलता है कि भाई राजा राम मोहन तुम्हारा बात अंग्रेज बहुत मानता है, राम मोहन राय का बात अंग्रेज बहुत मानता था। तो इसको अकबर द्वितीय राम मोहन राय को बोलता है कि जाओ तुम अंग्रेज से कुछ पैरवी उर्वी करो यार, ये थोड़ा सा पेंशन दे रहा है, ये सबसे तो मेरा काम चल नहीं रहा है, तो कुछ पैसा वैसा बढ़ा देगा हमको, पेंशन उन्शन बढ़ा देगा। तो राम मोहन राय इसी का सपोर्ट में जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। आपको पता होगा राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं और वहीं इनका मृत्यु हो जाता है। समाज सुधार पढ़ेंगे राम मोहन राय के बारे में, तो उसमें भी पढ़ेंगे। तो अकबर द्वितीय ही राम मोहन राय को अंग्रेज इंग्लैंड भेजता है रानी के पास, बोलता है कि जाना तुम रानी के पास बोलना कि यहाँ जो कंपनी आपका है ये भारत में हम लोग को तो इतना पेंशन भी नहीं दे रहा है कि हम अपना राजपाट संभाल सके, तो पेंशन उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके बढ़वाने की कोशिश करना था। इसी का पैरवी करने राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं और वहीं पे इनका मृत्यु हो जाता है। इसीलिए अकबर द्वितीय खुश होकर राम मोहन राय जब जाता है तो उसको राजा की उपाधि दे देता है। तो एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा दोस्त,
बहादुर शाह द्वितीय उसके बाद में राजा बनता है, जिसको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। 1837 से 57 ईस्वी तक राजा रहता है। और इसको इसी के समय में 1857 की क्रांति, इसको बोला जाता है बिना साम्राज्य का सम्राट था ये। समझिए कि इस समय तक मुगल साम्राज्य, कहाँ साम्राज्य है इसका, बचा कहाँ? अंग्रेज तो 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, आपका साम्राज्य है कहाँ, राजधानी है कहाँ? तो आप खाली लाल किला में बैठे हुए रहते थे, बस वही आपका राज था। बिना साम्राज्य का सम्राट, अगर क्वेश्चन ये भी बना सकता है, कभी कभी फ्रेम कर सकता है एग्जाम में, बिना साम्राज्य का सम्राट किसको बोला जाता है? तो बहादुर शाह द्वितीय की बोला जाता है। और 1857 ईस्वी का क्रांति होता है, तो इसको लगता है कि चलो क्रांति कर रहा है तो हमको नेता सब नियुक्त कर दिया, सब मिलके बोला है कि आप मुगल का सम्राट आपको मान लेते, तो अपने आप को सोचता है मुगल का सम्राट है। और जब क्रांति में आपको पता है कि ये भी परंपरागत क्रांति था 1857 की क्रांति, इसको भी अंग्रेज कुचल देगा इस क्रांति को। और 1862 ईस्वी में अब इसको 1857 में इसको पकड़ के बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज देगा। उसमें जब भी किसी को पकड़ता था रंगून भेज देता था, और रंगून भेज के, और 1862 ईस्वी में रंगून में ही इसका मृत्यु हो जाता है बहादुर शाह द्वितीय का। और रंगून दोस्त आज के बर्मा जो हम लोग देश म्यांमार जानते हैं, वहीं पे ये जगह था। और इस तरह से मुगल सम्राट का जो पद है वो समाप्त हो जाता है, और इसके बाद कोई मुगल सम्राट नहीं रहता है, और अंग्रेज पूरे तरीके से भारत में रहते हैं। और आपको पता होगा 1857 की क्रांति के बाद ताज का शासन डायरेक्ट रूप से भारत में आ जाता है। इस तरह से दोस्त हम लोग उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसके आगे वाला जो आने वाला क्लास है, अब भारतीय राज्य जो बन चुका है इसके बाद उत्तर मुगल काल के बाद, तो वो राज्य पर किस तरह से अंग्रेज कब्जा करेगा एक एक करके, बंगाल, अवध, ये सब जो राज्य है, जो मराठा, मैसूर, सिख, तो ये सब राज्य पर कब्जा करेगा, वो एक एक क्लास में आगे पढ़ेंगे। और इतना देखने के लिए आप लोगों दोस्त थैंक यू। अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन यहीं से आएगा दोस्त, आप लोग पढ़िए। ठीक है दोस्त।